हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर फिजिकल पॉलिसी के एमसीक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। फिजिकल पॉलिसी के बेसिक्स तो आपको आ चुके होंगे, नहीं आए हैं प्लीज कॉन्सेप्ट वीडियो देखो। अच्छा, बहुत सारा ना मैंने एक चीज देखा है, अभी स्टूडेंट्स के मॉक्स में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। जब मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई थी, वो इसीलिए बनाई थी कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट वीडियो करो उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट वीडियो करने के बाद एमसीक्यू वीडियो करोगे सेम टॉपिक का, और वीकली या फिर बाद में थोड़ा धीरे धीरे करते हुए आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर वीक में 2 बार राइट अपने लिए मॉक टेस्ट दोगे। इससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको एमसीक्यूज लगाने के लिए किस तरह का ब्रेन वो चाहिए, एक तरीके से यहाँ पर माइंडसेट चाहिए, वो आपको पता चलेगा। अलोंग विद दैट जो गैप्स रहेंगे कि यहाँ पर मैंने एमसीक्यू पढ़ाया, आपने उसको समझा, ठीक है, कहीं ना कहीं अभी आपका ब्रेन उतना ट्रेन नहीं हो रहा, लेकिन जब आप अपने आप एमसीक्यूज लगा रहे हो तो वो जो गैप है वो फिल हो जाएगा, ब्रिज हो जाएगा। बट कुछ स्टूडेंट्स ने ये स्ट्रैटेजी अपनाई नहीं है। कुछ लोगों ने केवल एमसीक्यू वीडियो देखा है और कुछ लोगों ने केवल कॉन्सेप्ट पर फोकस किया है। गाइस, बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा। किसी वजह से इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतनी फ्री क्लासेस दे रही हूँ, वरना 4 क्लासेस दे देती, 4 मॉक टेस्ट बनाकर ना व्यूज भी बहुत अच्छे आते और सब्सक्राइबर्स भी बहुत अच्छे आते। लेकिन आप देखो, मैं बिल्कुल व्यूज सब्सक्राइबर्स के पीछे नहीं भाग रही हूँ। आई रियली वांट योर रिजल्ट्स। तो प्लीज वैसा पढ़ो जैसा बताया गया था। अभी भी 12 दिन है, बिना कॉन्सेप्ट के जाओगे मुश्किल होगा एग्जाम में क्वेश्चंस क्लियर करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फिस्कल मल्टीप्लायर, अ बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर ऑफ 1 implies that एक इंक्रीज हो रहा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग में और इसका कोई इफेक्ट नहीं है नेशनल इनकम के ऊपर। एक इक्वल इंक्रीज हुआ है गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेस में, और ये नेशनल इनकम को इंक्रीज करेगा बाय एग्जैक्टली द सेम अमाउंट। गवर्नमेंट को हमेशा फिस्कल डेफिसिट 0 पर रखना है। टैक्स कट जो हो रहे हैं वो ज्यादा इफेक्टिव है देन द स्पेंडिंग इंक्रीज, और इकोनॉमी हमारी एक लिक्विडिटी ट्रैप में है। आपको बताना है इसमें से क्या आंसर करेक्ट होगा। तो बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो ये दिखाता है कि कैसे चेंज होता है गवर्नमेंट के बजट में जब स्पेंडिंग और टैक्सेस हमारे सेम मैग्नीट्यूड से बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में जो इक्विलिब्रियम लेवल होती है नेशनल इनकम की, वो इम्पैक्ट होती है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। स्पेंडिंग मल्टीप्लायर, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है जब वो यहाँ पर स्पेंडिंग बढ़ेगी, ठीक है, तो एक डायरेक्ट एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट किस पर आएगा, एग्रीगेट डिमांड पर आएगा। ये तो हमने बहुत बार देखा है। तो जो सिंपल स्पेंडिंग मल्टीप्लायर होता है वो हमारे पास क्या था, 1/1 माइनस एमपीसी, राइट। अब आ जाओ टैक्स मल्टीप्लायर पर। तो जब गवर्नमेंट अपने टैक्सेस बढ़ाएगी तो यहाँ पर उस स्पेंडिंग को फंड करने के लिए इसको रिड्यूस करना होगा डिस्पोजेबल इनकम को, जो कि यहाँ पर कंजम्पशन को भी कम करेगी। और क्योंकि लोगों के पास में यहाँ पर उनके पोर्शन जो है सेविंग का वो अभी है, ठीक है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट था टैक्स हाइक का वो स्लाइटली लेस देन होगा पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ डायरेक्ट स्पेंडिंग। तो जो टैक्स मल्टीप्लायर था वो क्या था आपका, माइनस एमपीसी अपॉन 1 माइनस एमपीसी करवाया था। फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी आपके दोनों ही इकोनॉमिक्स और फाइनेंस का सिलेबस है, तो हम दोनों तरीके से पढ़ते हुए चल रहे हैं। अब यहाँ पर कंबाइंड इफेक्ट क्या रहेगा कि हमारे पास डेल्टा जी जो है वो डेल्टा टी के बराबर है। फाइन। तो अगर हम इनको दोनों को ऐड कर देते हैं विच इज 1 अपॉन, ठीक है, ये तो प्लस में रहेगा, सॉरी, प्लस माइनस एमपीसी। माइनस क्यों लेकर चल रहे हैं, क्योंकि टैक्स का तो इम्पैक्ट नेगेटिव रहेगा ना हमारे ऊपर। तो यहाँ पर इसका जो आपका आंसर आएगा ये 1 के बराबर आएगा। तो इवन दो जो बजट है वो बैलेंस रहता है, अगर हमारे पास में मीनिंग कोई भी इंक्रीज हमारी डेफिसिट्स में नहीं हो रही है, ठीक है, हमारा खर्चा ज्यादा नहीं हो रहा है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जो नेशनल इनकम है वो स्टिल राइज करेगी। अब बिकॉज यहाँ पर गवर्नमेंट अपना पूरा ही अमाउंट जो ये कलेक्ट कर रही है वो खर्च कर रही है, एंड जो मनी यहाँ पर टैक्स पेयर्स के पास था वो अगर हम देखें, ठीक है, तो दे वुड हैव सेव्ड अ फ्रैक्शन ऑफ इट। जो लीकेज होना था, अगर मेरे को टैक्स बोलो कि भाई कम टैक्स पे करना है, तो मेरे पास कुछ पोर्शन बचेगा जो कि मैं यहाँ पर कंजम्पशन में तो अपना लगा लिया, अब यहाँ पर सेविंग कर सकती हूँ। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या रूल होता है कि अगर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग यहाँ पर 100 करोड़, ठीक है, मान लो चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग हमारे पास 100 करोड़ है,
और जो टैक्सेस हमारे चेंज हुए हैं वो 100 करोड़ हैं। तो जो नेशनल इनकम होगी वो एग्जैक्टली 100 करोड़ से ही बढ़ेगी। नेशनल इनकम हम वाई से रिप्रेजेंट करते थे। तो यहाँ पर ये थियरी क्या अज्यूम करती है कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो सेम रहती है इंडिविजुअल्स के लिए और इकोनॉमी में, व्हेन इकोनॉमी इज नॉट एट फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर थ्योरम में क्या आता है कि अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज करेगी और टैक्सेस को भी इंक्रीज करेगी सेम अमाउंट से, तो हमारे पास में यहाँ पर जो नया इक्विलिब्रियम इनकम होगी वो किसके बराबर होगी, वो यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो चेंजेस हमारे टैक्स या गवर्नमेंट इनकम में आए हैं उस इतना ही होगा। ठीक है, तो ये सब हमारा इक्वल हो जाएगा। ओके, क्लियर है। चलो, तो यहाँ पर अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। क्राउड आउट इन फिस्कल पॉलिसी अकर्स व्हेन इंक्रीज गवर्नमेंट बोरोइंग लीड्स टू हायर इंटरेस्ट रेट्स व्हिच इन टर्न, ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया। तो क्राउडिंग आउट कब होता है, जब गवर्नमेंट परस्यू करती है एक एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कब थी, जब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को बढ़ाती है, टैक्सेस को या फिर कम करती है, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है जिसकी वजह से वो एग्रीगेट कंजम्पशन ज्यादा करते हैं, डिमांड बढ़ जाती है और इसी की वजह से यहाँ पर हमारे पास में प्रोडक्शन ज्यादा होता है, राइट। तो इंक्रीजिंग स्पेंडिंग और कटिंग टैक्सेस कम्स अंडर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। अब ये, लेकिन इसको अगर मान लो फाइनेंसिंग जो कर रही है गवर्नमेंट, तो ये बोरोइंग से कर रही है रेदर देन जस्ट टैक्सेशन, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो जो डिमांड है हमारी लोनेबल फंड्स की वो इंक्रीज हो गई। तो गवर्नमेंट अब अपने डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए बॉन्ड्स लेकर आएगी और फाइनेंशियल मार्केट में एंटर करेगी ताकि बोरो करे। अब इंटरेस्ट रेट्स हमारे राइज कर जाएंगे जिसकी वजह से एक इंक्रीज डिमांड में होगा फॉर क्रेडिट और हमारे पास जो प्राइस फॉर मनी है वो इंक्रीज करेगी इंटरेस्ट रेट्स को। अब प्राइवेट सेक्टर का क्या इम्पैक्ट होगा, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आप देखेंगे फॉर प्राइवेट बिजनेसेस बोरोइंग आपकी एक्सपेंसिव हो जाती है। प्रोजेक्ट जो कि पहले प्रॉफिटेबल थे अब इनकी हायर फाइनेंसिंग कॉस्ट होगी जिसकी वजह से फर्म जो है वो कैंसिल या डिले करेंगे इन्वेस्टमेंट्स को। ठीक है, तो कंजम्पशन की अगर हम बात करें, हायर इंटरेस्ट रेट्स मेक्स लोन बिग फॉर बिग टिकट आइटम्स लाइक कार और होम्स मोर एक्सपेंसिव फॉर हाउसहोल्ड्स रिड्यूसिंग प्राइवेट कंजम्पशन। समझ में आ गया। तो हमारे पास में क्राउडिंग इन में क्या जाता है, एक्सपेंशनरी स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में इंटरेस्ट रेट जो होते हैं वो स्टेबल रहते हैं। Which of the following is an example of automatic stabilizer in fiscal policy? तो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज या प्रोग्राम्स जो कि जो फ्लक्चुएशंस आ रही थी उनको ऑफसेट कर देते हैं हमारी नेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिना यहाँ पर पॉलिसी मेकर या गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के। ठीक है, तो ये केस बाय केस बेसिस पर होता है। तो यहाँ पर ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती हैं। कुछ ना टर्म्स होती हैं जो मैं बोलती हूँ वो एग्जाम में ना इस तरह की आ सकती हैं आपके पास में स्टेटमेंट्स में, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल लिसनिंग मी। तो यहाँ पर हमारे पास में जब कोई इकोनॉमिक बूम होता है, ओवर हीटिंग होती है, ठीक है, तो हमारे पास में जैसे जैसे लोग ज्यादा अर्न करते हैं वो हायर टैक्स ब्रैकेट्स में जाते हैं, ऑटोमेटिकली जो मनी है आउट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर वो बाहर निकाल ली जाती है और हम जो एक्सेस डिमांड थी उसको कूल डाउन कर लेते हैं एंड यहाँ पर हाई इन्फ्लेशन से बच जाते हैं। अब अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस देखो तो कुछ लोग यहाँ पर जो है वो बेनिफिट क्लेम करते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग नेचुरली कम हो जाती है और यहाँ पर जो बजट डेफिसिट था वो लिमिटेड रहता है और बेसिकली हम एक सरप्लस बिल्ड करने की तरफ जाते हैं। ऐसा यहाँ पर कब होता है, जब इकोनॉमिक बूम हो रहा था। अब मानकर चलो कि हमारे पास रिसेशन हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है, ठीक है, तो जैसे जैसे इनकम आपकी फॉल करेगी वैसे वैसे लोग यहाँ पर लोअर टैक्स ब्रैकेट्स में आ जाएंगे और इसकी वजह से जो डिस्पोजेबल इनकम है उस वो अब कम रह जाएगी लोगों की। ठीक है, कंजम्पशन कम होगा, इससे कंजम्पशन कम होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी जॉब्स लूज कर रहे हैं वो यहाँ पर गवर्नमेंट पेमेंट्स रिसीव करना स्टार्ट कर देंगे, गवर्नमेंट पेमेंट्स रिसीव करना स्टार्ट कर देंगे। कौन सा, वो जो रोजगारी भत्ता होता है ना अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, तो यहाँ पर दिस विल इंजेक्ट कैश इनटू द इकोनॉमी और कीपिंग एग्रीगेट डिमांड फ्रॉम कोलैप्सिंग। समझ में आया।
तो हमारे पास में यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। डिस्क्रिशनरी चेंज इन कॉर्पोरेट टैक्स रेट, ये क्या है, डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी, यहाँ पर गवर्नमेंट अपनी कुछ नई लॉज लेकर आता है, डेलिबरेट डिसीजन लेता है टू एक्ट। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये भी डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी के अंडर आएंगे। ये मॉनेटरी पॉलिसी हो गई। और सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर शेयर्स, डिसइन्वेस्टमेंट जो होता है वो एक कैपिटल रिसिप्ट है जिससे कि हम फंड करेंगे बजट को, ये फ्लक्चुएट नहीं करता ऑटोमेटिकली विद द बिजनेस साइकिल्स, राइट। चलो, तो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसीज या प्रोग्राम्स जो ऑफसेट करेंगे फ्लक्चुएशंस को नेशन की इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिना किसी डायरेक्ट इंटरवेंशन के बाय पॉलिसी मेकर्स। और यहाँ पर अगर एक रिसेशन आएगा तो टैक्स रेवेन्यूज हमारे फॉल कर जाते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है फिस्कल ड्रैग। फिस्कल ड्रैग ये पूछ रहे हैं एक ऐसा फिनोमिना है, क्या होगा फिस्कल ड्रैग में बताओ। देखो, फिस्कल ड्रैग क्या होता है, ये तब होता है जब गवर्नमेंट के टैक्स ब्रैकेट्स एडजस्ट नहीं हुए हैं फॉर इन्फ्लेशन। इंडेक्सेशन के लिए गवर्नमेंट के जो टैक्स ब्रैकेट्स हैं उन्होंने उनको एडजस्ट नहीं किया। टैक्स ब्रैकेट्स क्या होते हैं, इतने से इतने स्लैब में आपको इतना टैक्स लगेगा, इतना स्लैब होगा तो इतना टैक्स लगेगा, वो सब आपका क्या कहलाता है, यहाँ पर टैक्स ब्रैकेट्स होता है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि हमारे पास में दैट वुड बी, अगर हम इनको क्या कर रहे हैं, इनको हम एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर की तरह लेकर चलते हैं जो कि काफी ठीक तरीके से काम भी करते हैं और स्लो डाउन करते हैं इकोनॉमी को जो कि रिकवर करना चाह रही थी। तो क्या होगा, इन्फ्लेशन यहाँ पर आएगा या फिर ग्रोथ होगी। तो हमारे पास जो नॉमिनल वेजेस थे वो भी राइज करते हैं जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो कर रही है, या फिर प्राइसेस ऊपर जाएंगे। सो बेसिकली ब्रैकेट्स क्रीप करते हैं, अब क्योंकि टैक्स सिस्टम हमारा प्रोग्रेसिव है, हायर नॉमिनल वेजेस यहाँ पर पुश करेंगे लोगों को कि वो हायर टैक्स ब्रैकेट्स में आए, इवन इफ उनकी जो रियल परचेजिंग पावर है वो तो बड़ी नहीं है ना। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में यहाँ पर हमारे पास में जो टैक्स लीकेज है वो बढ़ जाता है। गवर्नमेंट अब यहाँ पर एक हायर परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम इन द फॉर्म ऑफ टैक्स रिसीव कर रही है। अब क्या होगा, क्योंकि लेस डिस्पोजेबल इनकम हमारे पॉकेट्स में बची है, कंज्यूमर्स स्पेंडिंग कम करेंगे, रिडक्शन होगा एग्रीगेट डिमांड में और इकोनॉमिक ग्रोथ ड्रैग हो जाएगी जो कि एक ब्रेक की तरह काम करेगी इकोनॉमी में। तो इसको हम ना साइलेंट पॉलिसी भी बोलते हैं। क्यों, अब इसको यहाँ पर साइलेंट पॉलिसी या स्टेल्थ टैक्स ये टर्म्स दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट देखती है कि भाई टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है, गवर्नमेंट ने क्या देखा कि टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है, ठीक है, और कोई भी एक्चुअली यहाँ पर लॉसेस इसने पास ही नहीं करी हैं कि इसको टैक्स रेट्स बढ़ाने हैं। तो अगर बूम होगा तो यहाँ पर ओवर हीटिंग जो है इकोनॉमी की वो क्या हो रही है, वो यहाँ पर प्रिवेंट हो रही है। और अगर रिकवरी हो रही है तो रिकवरी में ये हार्मफुल हो जाता है। हार्मफुल क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रेंथ थी रिकवरी की उसको सैप कर रही है एंड इससे पहले की जो इकोनॉमी है वो अपने फुल पोटेंशियल में पहुंचे। तो आपको क्या क्या याद रखना है, देखो 3 चीजें याद रखना, फिस्कल ड्रैग, फिस्कल स्टिमुलस और फिस्कल प्रोफिगेसी। ठीक है, अब देखो की ड्राइवर क्या है, इन्फ्लेशन और प्रोग्रेसिव टैक्सेस, ठीक है, जिससे एग्रीगेट डिमांड हमारी रिड्यूस होगी। यहाँ पर गवर्नमेंट स्पेंडिंग या फिर टैक्स कट्स, जिसकी वजह से हमारे पास में टैक्स कट्स होते हैं जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ेगी। और यहाँ पर हमारे पास एक्सेसिव में गवर्नमेंट क्या हो रही है, स्पेंडिंग हो रही है जिसकी वजह से हाई डेट होगा और इन्फ्लेशन आ सकता है। ठीक है, तो अगर किसी को आपको क्वेश्चन में यहाँ पर ब्रैकेट क्रीप दे रखा है, क्या दे रखा है, ब्रैकेट क्रीप, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब है कि फिस्कल ड्रैग हो रहा है।
तो फिस्कल ड्रैग अकर करता है ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इन्फ्लेशन, जब नॉमिनल इनकम राइज करेगी। अगर टैक्स ब्रैकेट्स एडजस्ट नहीं किए गए हैं इन्फ्लेशन के लिए तो लोग हायर ब्रैकेट्स में जाते हैं इवन इफ देयर रियल परचेसिंग पावर हैज नॉट चेंज्ड, जो कि ड्रैग करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ को यहाँ पर और कंजम्पशन को रिड्यूस करेगा। प्राइमरी डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है, बार बार एग्जाम्स में इंटरव्यूज में पूछा जाता है, तो यहाँ पर इसका पूरा मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इज कंसिडर्ड अ सुपीरियर मेजर ऑफ करेंट फिस्कल डिसिप्लिन बिकॉज इट एक्सक्लूड्स। देखो, प्राइमरी डेफिसिट जिसको हम प्यार से पीडीपी बोलते हैं, ये यहाँ पर हमें ये बताती है कि जो गवर्नमेंट की करंट पॉलिसी डिसीजंस हैं वो कितना हमें डेफिसिट की तरफ कंट्रीब्यूट कर रही हैं, ठीक है। और ये हम यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं हमारे सिंस ऑफ द पास्ट से। सिंस ऑफ द पास्ट मतलब जो हमने पहले हमारी जो पुरानी गवर्नमेंट थी या पुराने टाइम में जो हमने अपने लोन्स लिए हैं उसकी इंटरेस्ट पेमेंट में कितना पैसा जा रहा है, उसको हटाकर एक्चुअली हम कितना रियल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ या फिर रियल ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं वो देखा जाता है। तो प्राइमरी डेफिसिट होता क्या है, फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट्स को माइनस कर देते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट टोटल होता है, ये बताता है कि कितना गवर्नमेंट को यहाँ पर बोरो करना है साल में, ताकि यहाँ पर जो लार्ज पार्ट है इसकी बोरोइंग का उसमें क्या होगा, यहाँ पर अब बेसिकली हम बोरो क्यों कर रहे हैं कि हमें कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, लेकिन कुछ पोर्शन हमारी बोरोइंग का हो सकता है इंटरेस्ट पेमेंट्स में भी जा रहा हो, राइट। तो क्योंकि लार्ज पार्ट अगर बोरोइंग का आपका इंटरेस्ट लोन्स को पे करने में जा रहा है प्रीवियस गवर्नमेंट्स के, तो ये अच्छी चीज नहीं होगी। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या बन जाता है यहाँ पर, करेंट डिसिप्लिन फैक्टर बन जाता है। अब करेंट डिसिप्लिन फैक्टर हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में अगर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फ्रूगल हो जाती है, रिस्पॉन्सिबल हो जाती है, तो भी फिस्कल डेफिसिट जो है वो ह्यूज दिखेगा। क्यों, क्योंकि वो जो पुराने इंटरेस्ट पेमेंट थे वो कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइमरी डेफिसिट क्या बता रही है कि इन इंटरेस्ट पेमेंट्स को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि गवर्नमेंट का यहाँ पर जो करंट रेवेन्यू है, ठीक है, क्या वो इनफ है कि करंट एक्सपेंडिचर को कवर कर पाएगा, जैसे सैलरीज, डिफेंस स्कीम्स एक्सेट्रा। अच्छा, अगर मैं ऐसा बोलूं कि प्राइमरी डेफिसिट आपका 0 है, इसका क्या मतलब होगा कि फिस्कल डेफिसिट मेरा किसके बराबर हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट्स के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि गवर्नमेंट केवल और केवल इसलिए बोरो कर रही है ताकि वो यहाँ पर जो इंटरेस्ट है अपने ओल्ड डेट्स के ऊपर वो पे कर पाए, ठीक है। तो अगर प्राइमरी डेफिसिट आपका नेगेटिव है, यानी कि एक प्राइमरी सरप्लस है, तो गवर्नमेंट एक्चुअली क्या कर रही है, इनफ रेवेन्यू जनरेट कर रही है ताकि वो इसके करंट एक्सपेंसेस को यहाँ पर पे कर पाए और एक्स्ट्रा अमाउंट जो है उसको यूज कर कर ओल्ड डेट्स को पे करे। समझ में आ गया। अच्छा, अब बताओ रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकालोगे। रेवेन्यू डेफिसिट निकलता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि गवर्नमेंट क्या बोरो तो नहीं कर रही है कंजम्पशन के लिए, जैसे सैलरीज, इंटरेस्ट। फिर आता है आपका फिस्कल डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर में से क्या माइनस करेंगे, टोटल रिसिप्ट्स, और क्या यहाँ पर लेकर चलेंगे, जो हमारी नेट बोरोइंग्स थी। तो बेसिकली ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बताता है टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट की क्या है। फिर आपका आता है प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट आपको याद ही हो चुका है, फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट्स को माइनस कर दोगे तो जो बोरोइंग रिक्वायर्ड है करंट ईयर एक्टिविटीज के लिए वो हमें पता चल पाता है, ठीक है। तो अगर यूनियन बजट में फिस्कल डेफिसिट हमेशा हायर होता है, फिस्कल डेफिसिट इज ऑलवेज हायर देन पीडी, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि इंडिया जो है वो सिग्निफिकेंट डेट बर्डन लेकर चल रही है और यहाँ पर एक ताकि ये एनुअल इंटरेस्ट सर्विसिंग कर पाए, ठीक है। तो ये याद रखना, इंडिया के सिनेरियो में फिस्कल डेफिसिट इज ऑलवेज मोर देन प्राइमरी डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, under the Havilah theorem, the multiplier for tax finance increase in government spending is dash for multiplier of a debt finance increase। देखो, हाविलियोमो थ्योरम किसका नाम है, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर का ही एक यहाँ पर बीबीएम जो हमने पढ़ा है ना उसी का यहाँ पर फॉर्मल नेम है, ठीक है। ये बताता है अलग अलग तरीके जिससे कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है
उनको हम कैसे फाइनेंस कर सकते हैं और हमारी नेशनल इनकम कैसे अफेक्ट होती है। तो बेसिकली हमारे पास में ये जो टैक्स फाइनेंस मल्टीप्लायर हैं, ये स्मॉलर क्यों रहते हैं ये समझो। तो डेट फाइनेंसिंग यहाँ पर स्पेंडिंग अगर हो रही है, डेफिसिट स्पेंडिंग हो रही है, तो अगर गवर्नमेंट 100 करोड़ यहाँ पर स्पेंड कर रही है बोरोइंग कर कर, तो वो जो पूरे के पूरे 100 करोड़ हैं वो सर्कुलर फ्लो में जाएंगे इकोनॉमी के, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो टोटल इंक्रीज हुआ इनकम में वो कैसे डिटरमिन हो रहा है, फुल स्पेंडिंग मल्टीप्लायर के थ्रू। तो मल्टीप्लायर यहाँ पर क्या होगा, 1/1 माइनस एमपीसी, ठीक है। तो अगर एमपीसी आपका 0.58 है, ठीक है, तो यहाँ पर जो मल्टीप्लायर होगा वो 5 होगा और जो इनकम होगी वो इंक्रीज कर जाएगी बाय 500 करोड़। तो यहाँ पर टैक्स फाइनेंस बैलेंस बजट रहेगा स्पेंडिंग। तो जब गवर्नमेंट स्पेंड करेगी 100 करोड़ लेकिन रेस करेगी 100 करोड़ ताकि टैक्स के थ्रू इनको पे करने के लिए, तो टैक्स हाइक जो है वो पैसे को वापस कंज्यूमर के हाथ से ले लेंगे। तो इससे क्या होगा, एक फाइनेंशियल ड्रैग होगा जो कि कैंसिल कर देगा गवर्नमेंट की स्पेंडिंग का इम्पैक्ट, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में अगर हम दो सिनेरियोस कंपेयर करें, कौन कौन से दो सिनेरियोस हैं, कि डेट फाइनेंस्ड है, मल्टीप्लायर क्या होगा 1/1 माइनस एमपीसी, ठीक है। ये हमारा हमेशा ज्यादातर एक नंबर लार्जर देन 1 होता है, ठीक। अब टैक्स फाइनेंस यहाँ पर आपका कितना होता है, 1 होता है। गवर्नमेंट ने 100 रुपए खर्च करे, 100 रुपए यहाँ पर टैक्स के थ्रू ले लिए। तो जो टैक्स फाइनेंस अगर इंक्रीज होगा सिग्निफिकेंटली लेस देन एक्सपेंशनरी, तो जो डेट फाइनेंस वन है उसके साथ हम जाएंगे। तो यहाँ पर डेट डेफिसिट मेथड जो होता है 1/1 माइनस एमपीसी, यहाँ पर इम्पैक्ट हमारी नेशनल इनकम पर स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अगर हम टैक्स फाइनेंस लेकर चलते हैं तो लो होता है, इक्वल टू स्पेंडिंग होता है। और अगर हम केवल टैक्स कट कर रहे हैं, ठीक है, तो एमपीसी माइनस वाला याद है, अपॉन 1 माइनस एमपीसी, तो इसका मीडियम इम्पैक्ट होता है डिपेंडिंग ऑन द कंजम्पशन, ठीक है, समझ में आ गया। तो डेट फाइनेंस स्पेंडिंग एक हायर मल्टीप्लायर होती है क्योंकि इसने जो प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम है इसको कम नहीं किया टैक्सेस के थ्रू शुरुआत में, जबकि जो टैक्स फाइनेंस स्पेंडिंग है उसका स्मॉलर मल्टीप्लायर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर pump priming is a fiscal strategy typically used during which phase of the business cycle। तो बिजनेस साइकिल के 4 फेजेस होते हैं, ये आपको याद हो गया होगा। कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर एक्सपेंशनरी पीक पर पहुंचते हैं, इसके बाद में क्या हो रहा होता है, धीरे धीरे ये क्या होता है आपका रिसेशन आना शुरू होता है, ये क्या होता है डिप्रेशन फेज होता है, यहाँ पर हम ट्रफ पर पहुंच जाते हैं और फिर रिकवरी की तरफ आते हैं, राइट। तो ये हमारे पास में ऑफ फेज के बाद दोबारा एक्सपेंशनरी फेज आपका शुरू होता है। तो हम कहाँ पर बोलते हैं कि बूम है, यहाँ पर हमारे पास बूम होता है, राइट। अच्छा, ओवर हीटिंग एंड ये सारी चीजें हम आपको पता ही होंगी। पंप प्राइमिंग बताओ पहले क्या होता है। ये यहाँ पर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है जहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल रखेगी, छोटा सा, ठीक है, इनटू द इकोनॉमी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर किक स्टार्ट करना था प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, का इंजन और कंज्यूमर डिमांड को, ठीक। अब यहाँ पर ये जो टर्म है ये किससे आती है, ओल्ड वाटर पंप से आती है, जिसमें कि आपको पहले थोड़ा सा पानी जो है वो मैकेनिज्म में ऐड करना होता है प्राइम, ताकि जो सक्शन वर्क है वो स्टार्ट हो जाए और फिर लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो फ्लो करे, ठीक है। खैर, अब यहाँ पर ये कब काम करती है, ये काम करती है रिसेशन के टाइम पर या डिप्रेशन के टाइम पर, जब हम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर जब एक इकोनॉमी डीप रिसेशन में चली गई या डिप्रेशन में चली गई, डीप रिसेशन तो आपका डिप्रेशन हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं वो बहुत स्कैर्ड होते हैं, इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, राइट। अब ऐसे में हमारे पास में कंज्यूमर्स बहुत वरीड हो जाते हैं स्पेंडिंग से रिलेटेड, तो इसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड में डेफिशिएंसी, ठीक है, डेफिशिएंसी इन एग्रीगेट डिमांड। अब यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करेगी, वो पब्लिक वर्क, इंफ्रा, डायरेक्ट ट्रांसफर्स, इन सब पर अपना इंक्रीमेंट करेगी,
ठीक है, स्पेंड करना शुरू करेगी और एक मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा जो कि यहाँ पर जॉब्स क्रिएट करेगा और इनकम मिलेगी वर्कर्स को। फिर यहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो अपने वेजेस को स्पेंड करना शुरू करेंगे, डिमांड रिटर्न हो जाएगी और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दोबारा आने लगेगी। तो वंस द प्राइवेट सेक्टर इज मूविंग अगेन, गवर्नमेंट थियोरेटिकली स्टॉप करती है एक्स्ट्रा स्पेंडिंग को और इकोनॉमी को रन करने देती है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर दो चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो पंप प्राइमिंग और दूसरा आपका रेगुलर एक्सपेंशनरी पॉलिसी। जो फिस्कल पॉलिसी हमने पढ़ी थी, दोनों अलग अलग चीजें हैं। कैसे हैं? फिस्कल पॉलिसी आपकी कैसी होती है? देखो, ये आपकी लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, लेकिन पंप प्राइसिंग आपकी यूजुअली शॉर्ट टर्म होती है, ये टेम्पररी होती है। ये लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। यहाँ पर हम ट्रिगर करना चाहते हैं प्राइवेट ग्रोथ को, ठीक है, और यहाँ पर हम रिप्लेस या सस्टेन करना चाहते हैं ग्रोथ। ये आपका जंप स्टार्ट के काम आती है, ठीक है, और ये जनरल स्टेबलाइजेशन के काम आती है। तो हम यहाँ पर ऐसे अगर मान लो पंप प्राइसिंग लिखा हुआ है तो ट्रफ, डिप्रेशन, स्टार्टिंग द फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन सब टर्म्स में एग्जाम्स में अगर ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है ना आपके सामने, ट्रफ, डिप्रेशन, ठीक है, या फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग, तो ये सब आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर पंप प्राइसिंग इन टर्म्स में यूज हो रही होगी। ठीक है, तो जनरल डेफिसिट स्पेंडिंग में पंप प्राइमिंग ऐसा नहीं करती है जैसा कि जनरल डेफिसिट स्पेंडिंग में होता है। पंप प्राइसिंग क्या कर रही है, वो आपकी टेम्पररी है, अज्यूम करती है कि इकोनॉमी जो है वो फंडामेंटली साउंड है, बस यहाँ पर एक थोड़ा अटक गई है और एक पुश की जरूरत है, स्टक्ड है। ठीक है, अब आ जाओ लेफर लेफर कर्व के ऊपर। इसका स्पेलिंग गड़बड़ हो गया है, एक सेकेंड। ठीक है, लेफर कर्व लॉजिक सजेस्ट दैट इफ टैक्स रेट्स आर currently above the optimal rate, a decrease in tax rates will lead to। तो लेफर कर्व क्या है? एक थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, रिलेशनशिप दिखाती है टैक्स रेट्स और अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में ये कैसा होता है, एक यू शेप होता है, इन्वर्टेड यू शेप में आएगा। ठीक है, बेस्ड ऑन टू एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो देखो इसको कैसे बनाते हैं, एक साइड आप लेते हैं टैक्स रेवेन्यू को और इधर आप क्या लेंगे, टैक्स रेट्स को लेकर चलते हैं। ठीक है, अब ये कर्व कैसा बनता है आपका, इन्वर्टेड यू बनता है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर, ठीक है, अब आप देखना इसमें क्या होता है। सबसे पहले तो अगर याद होगा, जब टैक्स रेवेन्यू राइज कर रहा है और यहाँ पर टैक्स रेवेन्यू फॉल कर रहा है, ये आपका लेफर कर्व बन गया एम पॉइंट के ऊपर, राइट। चलो, तो बेसिकली अब हम यहाँ पर देखेंगे कि होता क्या है। सबसे पहले तो जो लेफर कर्व है, ठीक है, ये हमें बता रहा है कि भाई टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट्स में क्या आपका चेंजेस रहेंगे। सो बेसिकली कर्व आपका एक इन्वर्टेड यू की तरह बना होता है, जिसमें कि हमने देखा दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, एक 0 है और एक अगेन यहाँ पर हमारे पास में 100% टैक्स रेट होगा। तो 0% टैक्स रेट जब हमारे पास है तो हमारे पास में जो गवर्नमेंट है वो 0 टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर जैसे जैसे टैक्स रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ रही है, राइट। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट यहाँ पर, ठीक है, कलेक्ट कर रही है 0 रेवेन्यू, कब, 100% टैक्स रेट पर भी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर 0% टैक्स रेट था, यहाँ पर 100% है, यहाँ भी 0 टैक्स रेवेन्यू क्यों कर रही है? क्योंकि अब कोई इंसेंटिव नहीं बचा लोगों के पास काम करने के लिए, वो जो कमाएंगे वो यहाँ पर टैक्सेस में चला जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट सब कुछ ले लेगी तो लोग काम ही नहीं करना चाहेंगे। तो ऐसे में रिवेन्यू आपका पहले इंक्रीज और डिक्रीज बाद में क्यों हो रहा है? जब इकोनॉमी हमारी ऑन द राइट साइड होती है कर्व के, तो हमारे पास बियॉन्ड ऑप्टिमल रेट टैक्स रेट्स हमारे प्रोहिबिटिवली हाई माने जाते हैं जोन में। डिसइंटेंसिव्स, अगर हाई टैक्स रेट्स हैं तो ये एक्स्ट्रा वर्क को डिस्करेज करने लगे। देखो यहाँ तक तो टैक्स रेट हमारे ऑप्टिमल थे, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, डिसइंटेंसिवाइज हो गए लोग कि भाई काम करेंगे, इतना टैक्स चला जा रहा है, क्यों करें। जैसे कि अभी इंडिया में आजकल डिस्कशंस चलते हैं, आप देखते हैं लोग कहते हैं टोल टैक्स भी दो, ये भी टैक्स दो, वो भी टैक्स दो, जीएसटी दो, इनकम टैक्स दो, अलग अलग टैक्सेस हमारे ऊपर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हुआ, हाई टैक्सेस डिस्करेज करते हैं एक्स्ट्रा वर्क, इन्वेस्टमेंट या इनोवेशन।
जैसे आपने देखा सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स हमारा बढ़ा 0.05% हुआ, राइट। तो अब जो इंट्राडे ट्रेडिंग है, पहले आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाए, फिर आपने सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स बढ़ा दिए अगले साल। धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो रहा है, लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहेंगे, इतना पैसा तो उनका अर्न किया वो सारा टैक्स में जा रहा है। तो धीरे धीरे यहाँ पर हमारे पास में डिसइन्वेस्टाइज हो जाते हैं लोग, फिर लोग स्पेंड ज्यादा करना चाहेंगे, ठीक है, अपनी एनर्जी को टवर्ड्स लुकिंग फॉर टैक्स लूप होल्स, या फिर टैक्स हेवंस की तरफ लोग अपना पैसा रखना चाहेंगे। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर गवर्नमेंट टैक्स को कम करना चाहती है, जिससे कि इंसेंटिव बढ़े कि लोग काम करें, इन्वेस्टमेंट करें, और जो टैक्स बेस है वो भी इम्प्रूव होता है, जो टोटल अमाउंट ऑफ इनकम अवेलेबल है टैक्स लेने के लिए वो भी सिग्निफिकेंटली ग्रो करती है, क्योंकि अब यहाँ पर ज्यादा कॉम्पनसेट किया जा रहा है गवर्नमेंट के लिए और लोअर परसेंटेज बीइंग चार्ज्ड, ठीक है। तो बिलो ऑप्टिमल, अगर अगर हमारा टैक्स रेट बिलो ऑप्टिमल है, रिवेन्यू हमारा डिक्रीज कर रहा है, गेन हो रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जो कि इनफ नहीं है कि लोअर रेट्स को यहाँ पर ऑफसेट करे। अगर ऑप्टिमल पर है, रिवेन्यू हमने मैक्सिमाइज कर लिया, पीक है कर्व की, ठीक है। अगर अबव ऑप्टिमल है तो रिवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, कंप्लायंसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर टैक्स बेस भी हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। तो लेफर कर्व यहाँ पर आपका सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स के साथ में कनेक्ट करता है, ठीक है। ये क्या दिखाते हैं, एट वेरी हाई टैक्स रेट पीपल लूज इंसेंटिव टू वर्क और इन्वेस्ट, इन रिड्यूसिंग दोज रेट्स कैन broaden the tax base so much that the total revenue actually increases. Which of the following best describes fiscal consolidation, a term that has been used in this budget also many times. So fiscal consolidation का क्या मतलब होता है कि हम कुछ concrete efforts ले रहे हैं, strategies ला रहे हैं ताकि government implement कर कर improve करे fiscal health को। तो यहाँ पर हमारे पास में एक फाइनेंशियल फिटनेस प्लान की तरह ये काम करती है कंट्री के, जिसमें कि गैप को रिड्यूस करते हैं बिटवीन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड व्हाट इट अर्न्स, ठीक है। तो बेसिकली जो फिस्कल डेफिसिट था उसको कम करने की कोशिश की जाती है। अब यहाँ पर ये लार्जली कौन गवर्न करता है, FRBM एक्ट करता है, जो कि स्पेसिफिक टारगेट्स बताता है, और यहाँ पर डेफिसिट टू GDP रेशियो को कम करने की कोशिश करता है, ठीक है, डेफिसिट टू GDP रेशियो। अब इंडिया में आप देखेंगे कि हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं आपके कंसोलिडेशन के। पहला पार्ट होता है रिवेन्यू साइड। रिवेन्यू साइड में क्या होगा, अब हम यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं रिसिप्ट को, तो जो टैक्स बेस है उसको बढ़ा देंगे, लोग अब ज्यादा टैक्स पे करेंगे, टैक्स पे करेंगे तो टैक्स कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ेगी, टैक्स इवेजन कम होगा। स्टेक्स यहाँ पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में सेल करेंगे थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। और एक्सपेंडिचर साइड की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर रिड्यूसिंग होगी स्पेंडिंग की, रैशनलाइजिंग किया जाएगा, या फिर आप देखेंगे सो हमें क्या करना है, एक्सपेंशनरी में तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को कट करना है, प्रायोरिटाइज करना है कैपिटल एक्सपेंडिचर को जो कि एसेट्स क्रिएट करता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को यहाँ पर कम करना है जो कि केवल कंजम्पशन का हिस्सा है। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जितने कम इंटरेस्ट रेट्स रहेंगे गवर्नमेंट बोरो उतना कम करेगी, लेस कॉम्पिटिशन होगा फंड्स के लिए, ठीक है। और लोअर इंटरेस्ट रेट्स हमारे पास में अगर होते हैं तो प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर क्या कर रही है, प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट कर पा रही है, ठीक है। इन्फ्लेशन कंट्रोल में हाई डेफिसिट्स ऑफन लीड टू एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई, याद होगा ये वाली चीज लाइन। तो इससे ट्रिगर होता है इन्फ्लेशन, कंसोलिडेशन हेल्प करता है कि हम यहाँ पर प्राइसेस को स्टेबल रखें। क्रेडिट रेटिंग की बात करें तो ग्लोबल एजेंसीज जैसे मूडीज या S&P जो है वो बेटर रेटिंग देते हैं कंट्रीज को, जिसमें डिसिप्लिन्ड फिस्कल पाथ होता है, और ये चीपर हो जाता है कंट्री को टू बोरो इंटरनेशनली, ठीक है। सो बेसिकली अब यहाँ पर आपके पास में आंसर क्या होना चाहिए, पॉलिसी एमिंग एट द रिड्यूसिंग गवर्नमेंट डेफिसिट एंड डेट एक्यूमुलेशन। डेट मोनेटाइजेशन अकर्स व्हेन, डेट मोनेटाइजेशन क्या होता है, इसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग तो पता है ना क्या होता है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, डेट मोनेटाइजेशन बोल रहे हैं। तो ये कौन सा प्रोसेस है यहाँ पर, या मनी फाइनेंस फिस्कल पॉलिसी भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मनी फाइनेंस्ड फिस्कल पॉलिसी। तो बेसिकली एक प्रोसेस जहां पर सेंट्रल बैंक जैसे कि हमारा RBI है प्रोवाइड करेगा मनी किसको, गवर्नमेंट को, क्यों कि यहाँ पर अपनी स्पेंडिंग गैप को आप कम से कम करो,
ठीक है। इंस्टेड ऑफ यहाँ पर गवर्नमेंट पब्लिक से या कमर्शियल बैंक से बोरो करे जहाँ पे एग्जिस्टिंग मनी मूव अराउंड कर रही है, सेंट्रल बैंक यहाँ पर न्यू मनी क्रिएट कर रहा है। क्या कर रहा है? नया पैसा छाप रहा है, प्रिंट कर रहा है। न्यू मनी इज गेटिंग क्रिएटेड टू परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है। अब ये काम कैसे करता है? तो हमारे पास गवर्नमेंट को स्पेंडिंग ज्यादा करनी है देन इट इज अर्निंग, बट ये यहाँ पर, ठीक है, क्या नहीं करना चाहती? बोरो नहीं करना चाहती, या फिर अब ये बोरो कर ही नहीं सकती है ओपन मार्केट से, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इसका पाइक हो सकता है। तो यहाँ पर डील क्या है कि गवर्नमेंट इशू करेगी बॉन्ड्स को, ठीक है, और सेल करेगी इनको डायरेक्टली टू द आरबीआई। तो आरबीआई क्रेडिट करती है गवर्नमेंट के अकाउंट्स को न्यू कैश के साथ में। टेक्निकली आरबीआई एक्सपेंड करेगी बैलेंस शीट को ताकि न्यू मनी क्रिएट हो, और गवर्नमेंट स्पेंड करेगी इस न्यू मनी को सैलरीज, प्रोजेक्ट, सब्सिडीज के ऊपर, और इंक्रीज करेगी मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो ये फिर इतना कंट्रोवर्शियल क्यों रहता है? देखो, इन्फ्लेशनरी प्रेशर बनेगा क्योंकि ज्यादा पैसा है चेजिंग द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसा तो है नहीं, वैल्यू क्रिएशन हुई है, तो इसकी वजह से हाई इन्फ्लेशन होगा या हाइपर इन्फ्लेशन भी हो सकता है। फिर एक्सेस सप्लाई अगर रुपए की होगी तो इससे फॉल करेंगे हमारी वैल्यू अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज जैसे कि डॉलर है। और फिस्कल डिसिप्लिन की बात करें तो क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि इट इज टू इजी फॉर गवर्नमेंट टू स्पेंड एंड रिड्यूस द इंसेंटिव फॉर फिस्कल कंसोलिडेशन। सो इंडिया में ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन होता है डेफिसिट का एडहॉक ट्रेजरी बिल्स के थ्रू, जिसको हमने 1997 में अबॉलिश कर दिया। अब एफआरबीएम एक्ट जो लेकर आए उसमें आरबीआई जनरली प्रोहिबिटेड है कि वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स प्राइमरी मार्केट से नहीं खरीदेगी, एक्सेप्ट कि यहाँ पर एक एस्केप क्लॉज कंडीशन आपकी आ जाती है, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी या टोटल कोलैप्स, जो मैंने एफआरबीएम की वीडियो में भी बहुत अच्छे से आपको समझाया था। नेक्स्ट आ जाओ। In the Union Budget presented in February 2026, गवर्नमेंट प्रोजेक्टेड द फिस्कल डेफिसिट। कितना फिस्कल डेफिसिट बोला था? ये मैंने बहुत बार बता दिया है, यहाँ पर 4.3%। ठीक है। तो इनका जो बजट एस्टिमेट है वो अगर पूछा जाए तो 4.3% ऑफ जीडीपी, और अगर 2025-26 का रिवाइज्ड एस्टिमेट आपसे पूछा जाए तो दैट इज 4.4% ऑफ जीडीपी, जो कि पहले ईयर का गोल कितना था? 4.5% था, तो हम 0.1% से कम ही यहाँ पर रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ हमें एडिशनल बजट वो बताई गई हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे पास 12.22 लाख करोड़, अप्रोक्सीमेटली 3.1% ऑफ जीडीपी। ठीक है। फिर आ जाओ रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट में क्या होगा? ये आपका प्रोजेक्टेड है 1.5% ऑफ जीडीपी। डेट टू जीडीपी रेशियो ये हमारा 55.6%, और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ बजटेड है 10% पर। ठीक है। बाकी हमने पढ़ लिया था। और बाकी आपको वो याद है, वीबी ग्राम जी, ठीक है, जिसको ये वीजी राम जी पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। तो ये क्या है? विकसित भारत पुश के लिए हम लोग यहाँ पर वीबी ग्राम, ये कैपिटल में आएगा, ठीक है जी, विकसित भारत जी राम जी। अब ये क्या है? लार्ज एलोकेशंस की जा रही है सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए, और ये आपका जो मनरेगा स्कीम थी उसको हटाकर वी राम जी लेकर आ गए हैं, विकसित भारत जी राम जी। ठीक है। और एक इनकम टैक्स एक्ट भी आपका अप्रैल 1 2026 से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि सिंप्लीफाई करेंगे रूल्स ऑफ फॉर्म्स टैक्स पेयर्स के लिए। नेक्स्ट आ जाओ। The economic survey highlighted that the central government debt to GDP ratio is projected to decline in budget estimate 627। तो ये कितना हो जाएगा? 55.6% हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया था। फिस्कल डेफिसिट एनुअल बोरोइंग बताता है, डेट टू जीडीपी रेशियो एक्यूमुलेटेड डेट ऑफ द गवर्नमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल इकोनॉमी हमें बताएगा। प्री पैंडेमिक लेवल कितना था? 52% था। पैंडेमिक में पीक कर कर कितना गया? 61.5% गया। अभी 2026-27 में प्रोजेक्शन है 55.6% का। ठीक है। क्यों हो रहा है इतना? नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ की वजह से और गवर्नमेंट की जो फिस्कल कंसोलिडेशन की कमिटमेंट है उसकी वजह से। ओके। ओरिजिनली हमें कितना बोला गया था? 40% हमारा सेंटर के लिए और 20% स्टेट के लिए, ये भी मैंने आपको बताया था।
The budget proposed an increase in public capital expenditure to what amount for financial year 2026-27। तो बताओ यहाँ पर क्या आंसर होगा। देखो, बजट 2026-27 में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बोला था कि एक सिग्निफिकेंट पुश दिया जाएगा पब्लिक इन्वेस्टमेंट में, और पब्लिक कैपेक्स जो होगा ये अब आपका इंक्रीज किया जाएगा टू 12.22 लाख करोड़। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये हाईएस्ट एवर रहेगा जो कि एट 4.4% ऑफ जीडीपी अगर हम देखें इफेक्टिव कैपेक्स है हमारा। ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर हाईएस्ट लेवल ऑफ कैपिटल स्पेंडिंग देखी गई है एट लास्ट, जो हमारा एक पूरा साल, जो पूरा 10 एक साल है डिकेड में देखी गई है एक्चुअली। तो ग्रोथ मोमेंटम में देखें तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 9% इंक्रीज हुआ है ओवर द 11.2 लाख करोड़ बजट दिया गया था पिछले साल। इस साल 12.22 लाख करोड़ दिया गया है। साथ में क्राउडिंग इन स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट अप्लाई कर रही है, इसीलिए मैं अब आपको क्राउडिंग इन क्राउडिंग आउट पढ़ा रही थी। ठीक है। और देखो अभी यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी भी अब एप्लीकेबल है, इसीलिए पढ़ा रही थी क्योंकि मुझे पता था कि अभी कुछ चीजें इस तरह की चल रही हैं। ठीक है। तो दो चीजें चल रही होती हैं, उन चीजों के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो रोड, रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, ये क्राउड इन कर रहे हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, मेकिंग इट इजियर एंड चीपर फॉर प्राइवेट कंपनीज टू ऑपरेट। ठीक है। तो 2026-27 में रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री को 2.9 लाख करोड़ दिए गए हैं, रेलवे को 2.8 लाख करोड़ दिए गए हैं, और डिफेंस में कैपिटल आउटले हमारा 2.3 लाख करोड़ रखा गया है। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है? कैपेक्स आपका जैसे कि हाई स्पीड रेलवे, हाईवे, सेमीकंडक्टर, ठीक है, एसेट क्रिएशन में काम आएगा, और रेवेन्यू आपका स्पेंडिंग ऑन सैलरीज, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट, कंजम्पशन में काम आता है। इकोनॉमिस्ट यहाँ पर किसको ज्यादा वैल्यू देते हैं? कैपेक्स को, क्योंकि इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। The government recently updated its stance on FRBM Act due to long-term impact of structural shift to fiscal glide path targets a deficit of below 4.5% by which year। तो ये 2025-26 आपका रहेगा। ठीक है। तो पोस्ट पैंडेमिक फिस्कल ग्लाइड पाथ अगर हम देखें तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो रिजिड 3% हमारा जो टारगेट था ओरिजिनल FRBM एक्ट का, उससे फिस्कल ग्लाइड पाथ को अपनाया, जिसमें कि इन्होंने बोला कि हाई स्पेंडिंग हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर करेंगे, इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ जाएंगे। और यहाँ पर हमने फिस्कल डेफिसिट को कितना रखने की बात की गई? 4.5% बिलो हमारा फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। रिवाइज एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 4.4% पड़ा। अब यहाँ पर बजट एस्टिमेट 4.3 रखा है करेंट बजट में। ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब न्यू इनकम टैक्स आपका एक्ट जो है डिस्कस किया गया है लेटेस्ट सेशंस में, जो कि इफेक्टिव कब से है? 1 अप्रैल 2026 से होगा। तो कुछ यहाँ पर क्या क्या चीजें की जा रही हैं? सबसे पहले तो जो टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस हैं वो पहले 800 से ज्यादा थे, अब इनको 536 किया जा रहा है। फिर यहाँ पर जो वर्ड काउंट है वो भी हमने हाफ कर दिया है और ज्यादा प्लेन इंग्लिश बनाने की कोशिश की है। जो टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट है, दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट। तो पहले वो जो हमारे पास में अलग अलग टर्मिनोलॉजीज थी कि प्रीवियस ईयर कौन सा है, असेसमेंट ईयर कौन सा है, अब यहाँ पर हमने इसको एक टैक्स ईयर का नाम दे दिया और रीडिजाइन किया है फॉर्म्स को। तो जो न्यू सिंप्लीफाइड आईटीआर फॉर्म्स रूल्स हैं वो नोटिफाई किए जाएंगे वेल इन एडवांस, ताकि जो टैक्स पेयर्स है उनको टाइम दिया जाए कि वो न्यू सिस्टम के लिए थोड़ा यूज टू हो जाएं, और उसके बाद में फर्स्ट फाइलिंग करें आपकी, जो कि 2027 में होगी। ठीक है। तो 1 अप्रैल से लेकर जो आपने कमाया है 31 मार्च 2027 तक, वो आप 2027 में टैक्स फाइल करोगे, तो उसके लिए ये बोल रहे हैं। अब आ जाओ रिवेन्यू न्यूट्रलिटी की तरफ। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर बोला है कि जो न्यू एक्ट है ये रिवेन्यू न्यूट्रल है, मीनिंग कि ये सिंप्लीफाई कर रहा है प्रोसेस को रेदर देन एक्चुअल टैक्स रेट्स को चेंज कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज समझना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक केस स्टडी बनकर अब आपके सामने आ सकती है। अगर आपने इनकम अर्न करी, ठीक है, कब? फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में, तो जो ओल्ड वाला एक्ट था 1961 वाला, उसके अंडर आप अपनी इनकम टैक्स फाइल करोगे। और अगर आपने इनकम अर्न की है अपनी 1 अप्रैल 2026 के ऑनवर्ड्स, तो उसके ऊपर आपका नया इनकम एक्ट जो है वो ऑफिशियली लगेगा। In the recent budget, minimum alternate tax rate was proposed to be reduced to dash to encourage corporate investment। तो यहाँ पर यूनियन बजट ने में अभी बोला गया है कि जो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स है
इसको हम थोड़ा रिस्ट्रक्चर करेंगे और इसके 2 गोल्स बोले गए हैं कि एक तो जो कॉर्पोरेट टैक्स स्ट्रक्चर है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना और स्ट्रांगली नच करना है कंपनीज को टवर्ड्स न्यू कंसेशनल टैक्स रिजीम, जो कि हमारी 22% उन्होंने रखी थी फाइनेंस एक्ट 2020 के अंडर ही, है ना। तो हमारे पास में बेसिक मैट रेट जो है उसको पहले 15% था, अब 14% कर रहे हैं और ये आपका 1 अप्रैल 2026 से करेंगे, जिससे कि यहाँ पर एक मॉडेस्ट रिलीफ मिले कंपनीज को जो कि अभी भी आपके ओल्ड रिजीम में काम कर रही हैं। फिर आपका मैट एज अ फाइनल टैक्स देखो तो हमारे पास में कोई भी नए क्रेडिट्स यहाँ पर नहीं होंगे, ये एक फाइनल टैक्स माना जाएगा। मीनिंग अप्रैल 1 2026 कंपनीज नो लॉन्गर अक्रू करेंगी न्यू मैट क्रेडिट्स को, ठीक है। तो पे एज यू गो मॉडल ये लेकर आ रहे हैं, पे एज यू गो, ठीक है। तो पहले क्या हो रहा था, मैट जो था वो एक एडवांस टैक्स की तरह काम कर रहा था जो कि आप बाद में सेट ऑफ करते थे। अब यहाँ पर ये तब क्या था, ये नॉन रिफंडेबल फ्लोर प्राइस बन गया फॉर बिजनेसेस अंडर द ओल्ड रिजीम, ठीक है। सो बेसिकली अब क्या होगा, तो अब यहाँ पर अगर बेसिकली हमारे पास मैट क्रेडिट्स आए, ठीक है, आपने अर्न करे मार्च 31 2026, हमने देखा ये रिफंड किया जाता है, पहले एडवांस में ले लिया फिर रिफंड कर देते हैं। तो अगर आपके कोई मैट क्रेडिट्स आपने इस डेट तक अर्न करे हैं तो वो लॉस नहीं माने जाएंगे, आप इन्हें कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं रिमेनिंग 15 साल की विंडो में। और स्विच इंसेंटिव क्या रहेगा कि अगर आप माइग्रेट करते हो ओल्ड रिजीम से न्यू की तरफ, तो जहां पर मैट एप्लीकेबल नहीं है, गवर्नमेंट अलाउ कर रही है कंपनीज को कि वो सेट ऑफ कर सकते हैं अपने ओल्ड मैट क्रेडिट्स को अगेंस्ट न्यू टैक्स लाइबिलिटी, जो कि 25% ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी रहेगा इन अ गिवन ईयर। सो बेसिकली हो क्या रहा है, न्यू टैक्स रिजीम में तो कंसेशनल टैक्स रिजीम चलती है जिसमें 22% का आपको टैक्स देना होता है, ठीक है। लेकिन जो मैट है, ठीक है, मैट क्या है कि पहले आप कलेक्ट कर लो टैक्स फिर रिफंड कर लो अगर उतना आपका यहाँ पर टैक्स नहीं लगता है, तो क्या होगा, आप क्रेडिट्स मिलेंगे रिफंड करने के लिए। तो अब मार्च 31 के बाद में तो आप इनको यूज कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि 1 अप्रैल से यहाँ पर ये आपका जो एक्स्ट्रा एडवांस टैक्स था उससे हटा दिया जा रहा है ना। अब तो पे एज यू गो का टैक्स कर रहे हैं ये लोग। तो ऐसे में अब आपके पास मान लो कुछ क्रेडिट हो गए, 100 रुपए का क्रेडिट है, अब आपको 50 रुपए यहाँ पर टैक्स भरना है, ठीक है। तो 50 रुपए आपका टैक्स मत भरो, ये 50 क्रेडिट कम हो गए, बचे हुए 50 अगली बार करा लेना। इस तरीके से ये इसको ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाओ, 16 फाइनेंस कमीशन अरविंद पंगारिया जी ने अभी मीटिंग्स रखी हैं रिगार्डिंग द हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। पहला मेजर कंसर्न जो स्टेट्स के लिए 2025 में रहा वो था राइजिंग शेयर ऑफ डैश इन सेंटर्स ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। तो अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, सेशन सरचार्जेस होंगे कैसे, जो हमारे पास में मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन का स्टेट्स और सेंटर के बीच में 16 फाइनेंस कमीशन में हेड किया इसको अरविंद पंगारिया जी ने। इन्होंने बोला कि श्रिंकेज होगा डिविजिबल पूल्स का। तो आर्टिकल 270 के अंडर हमारे पास में जो टैक्सेस हैं जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स, इनको हम शेयर करते हैं स्टेट्स के साथ में, और सेस एंड सरचार्जेस जो हैं वो स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड हैं इस शेयरिंग अरेंजमेंट से। सेंटर यहाँ पर 100% अपने रेवेन्यू का रखता है। तो राइजिंग शेयर में आप क्या देखेंगे, स्टेट्स ने पॉइंट आउट किया कि जो सेस और सरचार्जेस हैं ये रफली 10% ऑफ द, ठीक है, सेंटर्स ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू से आपके ग्रो कर गए टू नियरली 18 to 20%, ठीक है। तो अब यहाँ पर इफेक्टिव डेवोल्यूशन वर्सेस नॉमिनल डेवोल्यूशन में हम जा रहे हैं। तो फाइनेंस कमीशन ने तो ऑफिशियली 41% शेयर बोला है टैक्सेस का, है ना। पहले 42 था, आपको बताया था मैंने, जेएनके वगैरह के चक्कर में 41% कर दिया। अब ये जो 41% है ये आपका डिविजल पूल है, लेकिन इसमें से जो सेस और सरचार्जेस हैं वो यूनियन गवर्नमेंट के पास जाते हैं, तो केवल 32% बचता है। तो इफेक्टिव कितना हुआ 32 और नॉमिनल कितना है 41% हो गया, ठीक है। तो अब स्टेट्स आपके स्पेसिफिकली साउथ में बोल रहे हैं 16 फाइनेंस कमीशन से, या तो डेवोल्यूशन बढ़ाकर 50% कर दो ताकि ये जो लॉस हो रहा है इसको कॉम्पनसेट किया जा सके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाकर, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कुछ भी सेसेस जो हैं इनको एक शेयरेबल पूल बना दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये मना कर रहे हैं, अभी भी ऐसे इन्होंने करने के लिए मना ही करा है।
रेवेन्यू डेफिसिट करेंट फिस्कल साइकिल के लिए मैनेज किया गया टवर्ड्स अ टारगेट ऑफ डैश टू एंश्योर दैट बोरोइंग्स आर प्राइमरली यूज्ड फॉर क्या एसेट क्रिएशन दैट इज कैपेक्स। तो यहाँ पर हमारे पास में 1.5 से 2% का इन्होंने रेंज रखा है। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्रिटिकल इंडिकेटर होता है कि क्वालिटी कैसी है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की, बोरोइंग्स की सॉरी। तो यहाँ पर यूनियन बजट प्रेजेंट किया गया 1 फरवरी 2026 में। गवर्नमेंट ने पैक किया रेवेन्यू डेफिसिट को 1.5% ऑफ जीडीपी, मेंटेनिंग इट एट द सेम लेवल एज रिवाइज्ड एस्टीमेट फॉर 25-26। तो यहाँ पर जो कंजम्पशन गैप है वो आप देखें, एक रेवेन्यू डेफिसिट कब होगा, जब गवर्नमेंट का डे टू डे कंजम्पशन एक्सपेंसेस जो हैं वो इसकी अर्निंग से ज्यादा हैं। अब यहाँ पर बोरोइंग अगर हम एसेट्स के लिए करते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट हमारा 1.5% है, तो टोटल फिस्कल डेफिसिट कितना है, 4.3 है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर ये दिखा रही है कि जो मेजर पोर्शन है इसकी बोरोइंग का वो तो कैपेक्स की तरफ जाएगा, और कैपेक्स की तरफ जाएगा तो प्रोडक्टिव एसेट्स बनेंगे जैसे हाईवे, सेमीकंडक्टर, यहाँ पर ठीक है सेमीकंडक्टर पार्क्स, रेदर देन कि हम केवल बिल्स पे कर रहे हैं। और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट यहाँ पर अगर हम देखें तो जिसमें कि ग्रांट्स को हम ग्रांट एंड एड्स को अपना एक्सक्लूड कर रहे थे ना, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट किसके बराबर था, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स एंड एड्स, याद है आपको। तो यहाँ पर जो हम स्टेट्स को देते हैं फॉर क्रिएटिंग कैपिटल एसेट्स, अब ये हमारा 2026 के बजट में इन्होंने बोला है कि प्रोजेक्टेड है टू बी इवन लोअर यहाँ पर, तो 0.3% ऑफ जीडीपी, जो कि नियरिंग द आइडल ऑफ जीरो जा रहा है, ठीक है। और प्राइमरी डेफिसिट 0.7% रखने का है, ठीक है। तो 4.3% आपका फिस्कल डेफिसिट हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट हो गया 1.5%, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हो गया 0.3 और प्राइमरी डेफिसिट 0.7%, ठीक है। 19th question, fiscal transparency report noted that the government was successfully eliminated off budget borrowing। ये मैंने एफआरबीएम में भी करवाया है। तो इन्होंने एग्जांपल यहाँ पर एफसीआई और एनएचआई का भी दिया है, जिसमें कि हिडन डेट की बात की गई है कि अगर यहाँ पर फूड सब्सिडी देनी है तो हम क्या कर रहे थे, गवर्नमेंट सीधे सीधे बोरो नहीं कर रही थी। गवर्नमेंट क्या कह रही थी, पीएसयू को बोल रही थी कि आप बोरो कर लो, आप बोरो करोगे, आपकी बुक्स में दिखेगा, गवर्नमेंट की बुक्स में नहीं दिखेगा। लेकिन एक्चुअल में पेमेंट्स और ये सारा जो इंटरेस्ट पेमेंट्स और रीपे करना है वो तो गवर्नमेंट ही कर रही थी, लेकिन उसका फिस्कल डेफिसिट कम दिख रहा था। लेकिन अब इन सबको काम को नहीं करना है। तो 2026 की जो रिपोर्ट दी गई है फिस्कल ट्रांसपेरेंसी में, इसमें गवर्नमेंट ने एक मेजर अचीवमेंट की बात की है कि हमने एलिमिनेशन किया है ऑफ बजट बोरोइंग्स का, ठीक है। ऑफ बजट बोरोइंग्स का एलिमिनेशन किस तरह से किया है, तो जो लोन्स यहाँ पर गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज ने लिए हैं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, जो कि प्रीवियसली हम काउंट नहीं कर रहे थे ऑफिशियल फिस्कल डेफिसिट नंबर्स में, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्या हो रहा था, एफसीआई बोरो कर रही थी किससे, नेशनल सेविंग स्मॉल सेविंग फंड से, ताकि अपने गैप को मीट कर पाए, और जो ऑफिशियल डेफिसिट था वो कम दिखता था। अब 2021 से गवर्नमेंट ने इसको पूरी की पूरी सब्सिडी को बजट में दिखाना शुरू किया है। सिमिलरली एनएचएआई में हुआ, तो 2026 की रिपोर्ट्स में दिखाया था कि एनएचएआई जो है अब कोई भी नई बोरोइंग 2023 से यहाँ पर डेट रिडक्शन पाथ के लिए ही जा रही है, तो कोई भी बोरोइंग नहीं ले रही है, ठीक है। और यहाँ पर जो इसकी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है उसको 2 लाख करोड़ से नीचे लाने की बात है बाय मार्च 2026। तो इससे अगर ये लाइबिलिटीज हमारी थोड़ी इसी मेन बजट के अंडर आ जाती हैं, तो फिस्कल डेफिसिट जो है वो एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन करता है गवर्नमेंट की बोरोइंग का, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज और इन्वेस्टर्स ट्रांसपेरेंसी प्रेफर करते हैं, और गवर्नमेंट अब इन डेट्स को हाइड नहीं करेगी। और यहाँ पर अगर इन रिक्वायरमेंट्स को हम डायरेक्टली गवर्नमेंट के बजट से फाइनेंस करते हैं तो ये चीपर होता है देन इंडिविजुअल एंटिटीज बोरो कर रही हैं। The interest payment to revenue deficit receipts ratio remains a key monitorable. In the latest budget, interest payments account for approximately dash of the total revenue receipts. देखो, इंटरेस्ट पेमेंट्स हमारी अभी क्या है, सिंगल लार्जेस्ट कंपोनेंट बन गई है गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, जबकि जो गवर्नमेंट है ये एग्रेसिव रहे हैं फिस्कल कंसोलिडेशन के साथ में। इंटरेस्ट जो डेट एक्यूमुलेटेड है ओवर डेट्स वो एक सिग्निफिकेंट प्री कमिटेड एक्सपेंस है। अब इंटरेस्ट टू रेवेन्यू रिसिप्ट्स की अगर हम बात करें तो ये हमें बताता है कि कैसे गवर्नमेंट की जो इनकम है टैक्सेस और नॉन टैक्स सोर्सेस से, वो इंटरेस्ट ने खा ली है इवन बिफोर यहाँ पर
एक सिंगल रुपी हमारा वेलफेयर या इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ गया हो। तो करंट स्टेटस की अगर बात करें, इंटरेस्ट पेमेंट्स जो हैं वो हमारी अप्रोक्सीमेटली 13.5 लाख करोड़ हैं। और अगर हम देखें क्राउडिंग आउट सोशल स्पेंडिंग की कैसे हो रही है, तो जो 40% हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है वो अभी इंटरेस्ट पेमेंट की तरफ जा रहा है, और जो फिस्कल स्पेस है एजुकेशन, हेल्थ केयर, सब्सिडीज के लिए ये नैरोअर हो रहा है। तो एक विशियस साइकिल हो गई। अगर कंट्री बहुत ज्यादा बोरो करेगी, इंटरेस्ट पेमेंट्स बढ़ेंगी, इंटरेस्ट पेमेंट्स बढ़ेंगी तो ज्यादा बोरोइंग करेगी ताकि इस इंटरेस्ट को पे करे, और इंडिया फंस जाएगा डेट ट्रैप में। तो इंडिया करेंटली अवॉइड कर रहा है इसको और फोकस कर रहा है नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ पर, ताकि इंश्योर करे रेशियो स्टेबलाइज करे यहाँ पर, ठीक है, और इवेंचुअली इसको कम करे। तो अगर हम देखें इंटरेस्ट पेमेंट्स 20% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर हैं और 40% ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं। फिर ये क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट्स हमारी स्टेट का शेयर ऑफ टैक्स 21% है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स की तरफ 14% जा रहा है, डिफेंस की तरफ 8% जा रहा है, और सब्सिडीज की तरफ 6% हमारा जा रहा है। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही है। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कोई भी डाउट होता है तो वो आप कमेंट कर पूछ लेना। रेस्ट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू कंप्लीट द सिलेबस थ्रू एमसीक्यूज एज वेल बिफोर द एग्जाम। सो यहाँ पर लाइक वगैरह कर देना, बता देना क्लासेस कैसी लग रही है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।